मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मदन कुमार आपके सामने 10वीं कक्षा के विज्ञान का पाठ कार्बन एवं उसके यौगिक का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हूँ। पहले भाग में हमने देखा था कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन एक अधातु है और दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ मिलकर सहसंयोजी आबंध बनाता है। उसके बाद हमने आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिकों में अंतर देखा था। आज हम आगे करते हैं। आगे है अपर रूप। एक ही तत्व के ऐसे दो या दो से अधिक रूप जिनके भौतिक गुण तो भिन्न भिन्न होते हैं मगर रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं, उन्हें हम अपर रूप कहते हैं और इस घटना को अपर रूपता कहते हैं। अर्थात अपर रूपों में तत्व तो वही होता है और उनके रासायनिक गुण भी समान होते हैं मगर भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। ऐसे रूपों को हम अपर रूप कहते हैं और इस घटना को अपर रूपता कहते हैं। कार्बन के अपर रूप दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय माने जिसकी कोई निश्चित बनावट होती है, निश्चित आकृति होती है, और अक्रिस्टलीय जिनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती। तो कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप है हीरा और ग्रेफाइट। हीरा प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है और ग्रेफाइट भी कार्बन से ही मिलकर बना है। आइए पहले हम हीरे और ग्रेफाइट की संरचना देखते हैं। हीरे में एक कार्बन 4 कार्बन परमाणुओं के साथ मिलकर नियमित चतुष्फलक बनाता है। आपको पता है कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हीरे में यह कार्बन 4 कार्बन परमाणुओं के साथ मिल जाता है और एक नियमित चतुष्फलक बनाता है जो 3 आयामी सुदृढ़ संरचना है। 3 आयामी का मतलब हुआ इसके 3 डायमेंशंस होते हैं, अर्थात इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। जैसे यदि हम इस बॉक्स को देखें तो ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई या मोटाई है। तो ये एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है या 3 आयामी संरचना है। तो इसी प्रकार हीरे में भी 3 आयामी संरचना बनती है और जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से बंध जाते हैं। इसका नाम है चतुष्फलक। चतुष्फलक या टेट्राहेड्रॉन जो 3 आयामी संरचना है, इसके 3 आयाम या 3 डायमेंशन होती है और ये सुदृढ़ होती है, यानी कि बहुत मजबूत होती है, इसलिए यह संसार का सबसे कठोर पदार्थ है। इसके विपरीत यदि हम ग्रेफाइट को देखें तो ग्रेफाइट भी कार्बन से ही मिलकर बना है मगर ग्रेफाइट के में एक कार्बन 3 कार्बन परमाणुओं के साथ बंधा हुआ होता है। इस प्रकार ये 3 कार्बन परमाणुओं के साथ बंधा हुआ है और इसके बंधन योग्य जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से तो 3 इलेक्ट्रॉन को 3 कार्बनों के साथ सहसंयोजी आबंध बना देते हैं और प्रत्येक कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। तो इस प्रकार ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन परमाणुओं के साथ, ये कार्बन भी अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ मिलेगा और ये कार्बन भी अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ मिलेगा। इस प्रकार षटकोण बनता है। षटकोणीय जाल की परतें बनती है और वो षटकोण की परत 2 डायमेंशन की होती है, अर्थात 2 आयामी होती है। अर्थात जैसे ये पेज है, इसमें 2 डायमेंशन है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, इसकी मोटाई या ऊंचाई लगभग न के बराबर है। इसलिए हम किसी पेपर को 2 डायमेंशन का बना हुआ मानते हैं। तो इसी प्रकार जो ग्रेफाइट में 3 कार्बन, एक कार्बन 3 कार्बनों के साथ मिलकर इस प्रकार षटकोणीय जाल बनाता है और वो 2 आयामी संरचना है। 2 आयामी
संरचना है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हीरे में एक कार्बन 4 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ होता है, ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ये हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप है। अब यहीं से एक प्रश्न बनता है कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के बने हुए हैं, फिर भी हीरा संसार का सबसे कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट नरम, मुलायम या सॉफ्ट होता है। तो इसका कारण यह है कि हीरे में एक कार्बन 3 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़कर 3 कार्बन परमाणुओं के साथ मिलकर नियमित चतुष्फलक बनाता है, जो एक 3 आयामी सुदृढ़ संरचना है। इसलिए यह संसार का सबसे कठोर पदार्थ है। जबकि ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ होता है, षटकोणीय जाल की परतें बनाता है। एक परत मान लो ये है, दूसरी परत ये है, दो परतों के बीच में वीक बॉन्ड होते हैं, कमजोर आबंध होते हैं, इसलिए वो परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है, इसलिए यह नरम और मुलायम होता है। दूसरा प्रश्न यहाँ ये भी बनता है कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपर रूप हैं, फिर भी हीरा विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो इसका आंसर भी हमें इस संरचना से मिलेगा, हीरे और ग्रेफाइट की संरचना से मिलेगा। हीरे में हमने देखा कि प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन परमाणुओं से बना हुआ होता है। आपको पता है कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ मिलकर सहसंयोजी आबंध बना देते हैं, यानी इसमें प्रत्येक कार्बन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं है। और इसमें ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन 3 कार्बन परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए कार्बन के बाह्य कोश में उपस्थित 4 इलेक्ट्रॉनों में से 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 कार्बनों के साथ सहसंयोजी आबंध बना देते हैं और प्रत्येक कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र बच जाता है, जो विद्युत की चालकता के लिए उत्तरदायी है। इसलिए ग्रेफाइट तो विद्युत का सुचालक होता है और इसीलिए बैटरियों के इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं और ये विद्युत का कुचालक है। तो आइए हम वापस चलते हैं अपर रूपता पर। हमने देखा कि कार्बन के अपर रूप 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में हीरा और ग्रेफाइट, अक्रिस्टलीय कोयला, कोक, चारकोल, जंतु कोयला आदि। अब हम देखते हैं हीरा और ग्रेफाइट में अंतर। हीरा और ग्रेफाइट में क्या अंतर है? अभी हमने देखा था कि हीरा और ग्रेफाइट में अंतर, हीरे में तो एक कार्बन 4 कार्बन परमाणुओं से मिलकर नियमित चतुष्फलक बनाता है, जो 3 आयामी दृढ़ संरचना होती है, और इसमें एक कार्बन 3 कार्बन परमाणुओं के साथ मिलकर षटकोणीय जाल बनाता है और वह नरम और मुलायम होता है। दूसरा है हीरा संसार का सबसे कठोर पदार्थ है और ग्रेफाइट नरम और मुलायम होता है। तीसरा अंतर है हीरा पारदर्शी होता है, ग्रेफाइट स्लेटी रंग का अपारदर्शी पदार्थ है। ये स्लेटी रंग का अपारदर्शी पदार्थ है। अगला है हीरे का घनत्व। आपको पता है घनत्व बराबर होता है सतह बटे आयतन, तो हीरे का घनत्व अधिक होता है और ये होता है 2.51 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और ग्रेफाइट का घनत्व 2.26 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, यानी इसका घनत्व अधिक होता है और ग्रेफाइट का घनत्व कम होता है। तो ये दोनों के अंदर अंतर थे। अब हम देखते हैं कि
इसका एक और तीसरा रूप भी पाया जाता है जिसको हम फुलरीन कहते हैं। हीरे का एक और तीसरे प्रकार का अपरूप भी मिलता है जिसको हम फुलेरीन कहते हैं और इसमें कार्बन के 60 परमाणु होते हैं। अमेरिका में एक आर्किटेक्ट है बकमिस्टर फुलरीन, उसने डियोबेसिक एक गुंबद बनाई थी जो फुटबॉल के आकार की थी और इस फुलरीन में भी कार्बन के 60 परमाणु फुटबॉल की आकृति में आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए बकमिस्टर फुलर के नाम पर इस रूप का नाम दिया गया फुलरीन। इसमें आमतौर पर कार्बन के 60 परमाणु होते हैं एक अणु में, मगर किसी में कार्बन के 70 भी होते हैं, किसी में कार्बन के 90 भी होते हैं, किसी में कार्बन के 120 भी होते हैं। तो ये कार्बन का तीसरा अपरूप है फुलरीन। इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रकृति में 118 तत्व पाए जाते हैं उनमें 117 तत्वों के यौगिक तो एक तरफ और कार्बन के यौगिक एक तरफ, उन सभी 117 तत्वों के यौगिकों के सम्मिलित संख्या से कार्बन के यौगिक अधिक होते हैं। यानी कार्बन के जो यौगिक है उनकी संख्या बहुत अधिक होती है और शेष सभी तत्वों के यौगिकों की संख्या अगर मिला ली जाए तो उससे भी ज्यादा होती है। तो इसका क्या कारण है? तो कार्बन के यौगिकों की अत्यधिक संख्या के दो कारण हैं। एक तो कारण है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यानी कि ये चतुः संयोजी होता है। और दूसरा इसका कारण है कि कार्बन दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ मिलकर लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाता है। दूसरे कार्बन है उनके साथ मिलकर लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाता है और श्रृंखला बनाने की इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। तो दूसरा अत्यधिक कार्बन के यौगिक होने का कारण है श्रृंखलन, यानी कि कार्बन की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अन्य कार्बन परमाणु के साथ मिलकर लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाता है। और ये श्रृंखलाएं भी 3 प्रकार की होती है। एक तो श्रृंखला होती है शाखा रहित, यानी कि अनब्रांच्ड, यानी ये सीधी लंबी होती है, इसके साइड में कोई चेन नहीं होती, साइड में कोई ब्रांच नहीं होती। दूसरी होती है शाखा युक्त, शाखा युक्त, जैसे ये कार्बन की एक चेन है और इसके साथ ये कार्बन जुड़ा हुआ है और इसके साथ ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इसके साथ ये कार्बन जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार ये साइड में एक चेन जुड़ी हुई है, इसको हम कहेंगे शाखा युक्त। और तीसरी है वलयाकार, वलयाकार या क्लोज्ड रिंग भी हम इसको बोलते हैं, क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर, जैसे कि बेंजीन के अंदर होता है। उसमें इस प्रकार कार्बन एक रिंग या एक वलय या एक सर्कल सा बना लेते हैं, तो उसको हम वलयाकार संरचना कहते हैं। कार्बन के अत्यधिक यौगिकों के पीछे कारण है कार्बन की संयोजकता का 4 होना और दूसरा कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाना, जिसके कारण वह अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ मिलकर लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाता है। इसके बाद है ऑर्गेनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड। शुरू में वैज्ञानिकों ने कार्बनिक यौगिकों को प्राकृतिक पदार्थों से बना हुआ माना। ये माना जाता था कि ये प्रकृति में जीव जंतु और पेड़ पौधों के अंदर ही बनते हैं और इनको बनाने के लिए
यानी कार्बनिक यौगिकों को बनाने के लिए जीव जंतु और पेड़ पौधों में पाए जाने वाली जीवन शक्ति का प्रयोग किया जाता है, और ये जीव जंतु और पेड़ पौधों को छोड़कर बाहर प्रयोगशाला में नहीं बनाए जाते, क्योंकि ये जीव जंतु और पेड़ पौधों से बने हुए माने जाते थे, इसलिए इनको ऑर्गेनिक यौगिक कहा जाने लगा और इनका अध्ययन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। यानी ऑर्गेनिक पदार्थों का या ऑर्गेनिक यौगिकों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। मगर बाद में इस सत्य को इस तथ्य को गलत साबित किया एक वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक वोलर। उन्होंने 1928 में अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाई। यूरिया जीवों के यूरिन का एक आवश्यक घटक है, यानी जीवों के यूरिन में पाई जाती है। मगर फ्रेडरिक वोलर ने 1928 में अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर यह बात गलत साबित कर दी कि ऑर्गेनिक यौगिक केवल जीवों के शरीर में ही बनते हैं। अर्थात अब ये पता चल गया कि उन्हें बाहर प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के यौगिकों जैसे कार्बाइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट को छोड़कर अन्य सभी कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन आजकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया जाता है। और जो कार्बनिक यौगिक है वे मुख्यतः हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव है। हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव का मतलब है जब हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन को किसी दूसरे तत्व के परमाणु या परमाणुओं के समूह से विस्थापित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव प्राप्त होते हैं। तो अनेक जो कार्बनिक यौगिक है वो मुख्यतः हाइड्रोकार्बन ही है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के सरल यौगिकों को, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये हाइड्रोकार्बन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या हुए? कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। इन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड या एकल आबंध मिलेगा, इन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इनका सामान्य सूत्र है CnH2n+2, यानी कि इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन परमाणु की संख्या के दुगने से दो फालतू होती है। इनको हम अल्केन बोलते हैं। अल्केन की परिभाषा हुई वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध होता है और उनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। दूसरे हाइड्रोकार्बन हो गए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के बीच में या तो डबल बॉन्ड होता है या किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। जिनके बीच में डबल बॉन्ड होता है उनको हम अल्कीन कहते हैं और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको हम एल्काइन कहते हैं। अल्कीनों का सामान्य सूत्र हुआ CnH2n, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन परमाणु की संख्या से ठीक दुगनी होती है। अल्काइन में इनका सामान्य सूत्र है CnH2n-2, यानी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन के परमाणु की संख्या के दुगने से दो कम होती है। तो यदि किसी अल्कीन या अल्काइन में आपको कार्बन परमाणु की संख्या दे रखी है तो आप हाइड्रोजन परमाणु की संख्या इन सूत्रों के, इन सामान्य सूत्रों के आधार से या इनका प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हमें 5 कार्बन वाले अल्केन में हाइड्रोजनों की संख्या ज्ञात करनी है
तो इस फार्मूले में हम n का मान 5 रखेंगे। C5 H 2 गुणा में 5 जमा में 2, यानी कि C5 और H 2 5 10 और 2 12, यानी 5 कार्बन वाले अल्केन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होगी 12। इसी प्रकार 5 परमाणु वाले अल्केन में हाइड्रोजनों की संख्या देखते हैं, तो इस फार्मूले में हम n का मान 5 रखेंगे। तो C5 और H 2 गुणा में 5, यानी कि C5H10, यानी 5 कार्बन परमाणु वाले अल्कीन में हाइड्रोजन 10 होंगे। तो इस प्रकार से यदि हमें किसी अल्केन, अल्कीन या अल्काइन में कार्बन परमाणुओं की संख्या दे रखी है, तो उनके जनरल फार्मूले या सामान्य सूत्र का प्रयोग करके हम उनमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या का पता लगा सकते हैं। अब हम दो सरलतम हाइड्रोकार्बनों के आणविक सूत्र, उनके इलेक्ट्रॉनिक सूत्र और संरचनात्मक सूत्र देखेंगे। पहले दो सरलतम हाइड्रोकार्बन या पहले दो अल्केनों के हम फार्मूले देखते हैं। ये पहला अल्केन है जिसका नाम है मीथेन। इसमें एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन होते हैं। यह इसका आणविक सूत्र है, आणविक सूत्र। अब हम देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। हमें पता है कि कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में होते हैं, तो ये हमने उसके 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। इसके अलावा इसके साथ 4 हाइड्रोजन होते हैं और प्रत्येक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये हाइड्रोजन है, ये उसका इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गया मीथेन का इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। हम देखते हैं मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक जोड़ा इलेक्ट्रॉनों का साझा है, यानी इसमें सिंगल बॉन्ड है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये भी सिंगल बॉन्ड से इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो यह मीथेन का आणविक सूत्र है, यह इसका इलेक्ट्रॉनिक सूत्र है और यह इसका संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल फार्मूला है, संरचनात्मक सूत्र है। इसी प्रकार हम दूसरे हाइड्रोकार्बन यानी कि दूसरे अल्केन का सूत्र देखते हैं। ये है C2H6, इसका नाम है इथेन और इसमें 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक सूत्र देखते हैं। हमें पता है प्रत्येक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। ये इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये दूसरे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब प्रत्येक कार्बन की संयोजकता 4 होती है। एक तो एक कार्बन से पूरी हो गई और बाकी की 3 हाइड्रोजनों से पूरी करता है। तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है और ये इसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है। तो ये इथेन का इलेक्ट्रॉनिक सूत्र है। इसका संरचनात्मक सूत्र देखते हैं। इसमें 2 कार्बनों के बीच में एक जोड़ा इलेक्ट्रॉनों का साझा है, इसलिए सिंगल बॉन्ड है और प्रत्येक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो यह इथेन का इलेक्ट्रॉनिक सूत्र है और यह इथेन का संरचनात्मक सूत्र है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने कार्बन के अपरूप देखे, हीरा और ग्रेफाइट में अंतर देखा और हमने ये जाना कि कार्बन यौगिकों की संख्या प्रकृति में इतनी अधिक क्यों होती है। उसके बाद हमने ऑर्गेनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड देखे। सबसे पहला प्रयोगशाला में बनने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है यूरिया और उसके बाद हमने हाइड्रोकार्बन जिसमें संतृप्त और असंतृप्त ये देखे। तो आज आपको जो जितना भी बताया गया है
या इससे पहले लेसन में जो करवाया गया है, मैं आशा करता हूं कि आप घर पे उसकी प्रैक्टिस करोगे और इनके आणविक सूत्र, इलेक्ट्रॉनिक सूत्र और संरचनात्मक सूत्र अपनी कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस करो। कार्बन का एक तीसरा अपरूप भी है जिसे हम फुलेरीन कहते हैं। इसके एक अणु में कार्बन के 60 परमाणु पाए जाते हैं और इसका आकार फुटबॉल की तरह होता है। अमेरिका में एक आर्किटेक्ट हैं बकमिस्टर फुलर, उन्होंने एक कुंभ बनाई थी और उसका आकार भी फुटबॉल की तरह था। तो उस वैज्ञानिक या उस आर्किटेक्ट के नाम पर इसका नाम रखा गया फुलरीन। तो फुलरीन एक 60 कार्बन परमाणुओं वाला अणु होता है और जिसकी संरचना एक फुटबॉल की तरह होती है। और कार्बन 60 के अलावा कुछ दूसरे अणु भी पाए गए हैं, जैसे कार्बन, इसमें कार्बन के 70 परमाणु होते हैं, किसी में कार्बन के 90 परमाणु होते हैं और किसी में कार्बन के 120 परमाणु होते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि कार्बन के अपरूप हीरा, ग्रेफाइट के अलावा तीसरा प्रकार भी है जिसका नाम है फुलरीन। धन्यवाद।